गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व का भाग 10। पिछले भाग में हम भाग 9 तक पढ़ चुके हैं। आज हम 10वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं। लो, आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अवस्था, जो कि हमारी पुस्तक में 4.3.4 में दी गई है। ऑक्सीकरण अवस्था पे हमने थोड़ी चर्चा पिछले भाग में भी की थी। आज ही हम इस पे दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम उदाहरण नंबर 4.3 को भी समझेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम पहला पॉइंट देखते हैं। इस प्रकार प्रथम श्रेणी के आरंभ में स्कैंडियम 2 वास्तविकता में अज्ञात। ये क्या बोल रहे हैं? जब हम प्रथम श्रेणी का प्रारंभ, जैसे स्कैंडियम की बात करते हैं, है ना, श्रेणी श्रेणी ही प्रथम श्रेणी कहलाती है ना। तो जो प्रथम श्रेणी है उसमें जो स्कैंडियम, सबसे पहला तत्व क्या है? स्कैंडियम, है ना। तो स्कैंडियम 2 है वह वास्तविकता में अज्ञात है। मतलब हमें स्कैंडियम 2 के बारे में नहीं पता, वह अज्ञात है। स्कैंडियम 2 मतलब स्कैंडियम जिसका ऑक्सीकरण अवस्था +2, है ना। तो कुछ इस प्रकार SC, ये आप समझ जाइएगा कि S लिखा है +2, है ना। स्कैंडियम जो कि अपनी +2 की ऑक्सीकरण अवस्था में, उसकी चर्चा हो रही है ना। तथा Ti2 या TH3, है ना, टाइटेनियम 2 या TH थोरियम 3 की तुलना में TH4 अधिक स्थायी है। यहाँ पे बोल रहे हैं टाइटेनियम 2 या फिर थोरियम 3 की तुलना में जो थोरियम है उसका +4 का जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वह अधिक स्थायी होती है। ठीक है। Ti2 का मतलब है Ti+2, मतलब टाइटेनियम की +2 वाली ऑक्सीकरण अवस्था। वैसे TH3 मतलब TH की +3 वाली ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। श्रेणी के दूसरे छोर पर जिंक की एकमात्र ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। डी इलेक्ट्रॉनों की भागीदारी नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? जब श्रेणी का दूसरा छोर देखते हैं, ये पहला स्कैंडियम है ना, 3D श्रेणी में पहला तत्व स्कैंडियम है। स्कैंडियम के बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, है ना। सचिन तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन, फिर आयरन Fe, फिर कोबाल्ट CO, है ना, फिर निकेल Na, फिर CuZn। तो यहाँ पे Zn की बात हो रही है। इस श्रेणी के दूसरे छोर पर जिंक की एकमात्र ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। डी इलेक्ट्रॉनों की भागीदारी नहीं है ना। तो जिंक की जो एकमात्र ऑक्सीकरण अवस्था है वह क्या है? +2 है। ये हमने पिछली भाग में भी देखा था। स्कैंडियम और जिंक जो है वो सिर्फ एक एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। स्कैंडियम +3 और जिंक +2। और सबसे ज्यादा कौन सी? Mn, है ना। कहाँ से? +2 से +7 तक, है ना। Mn मैग्नीज 6 ऑक्सीकरण अवस्था जो कि सबसे ज्यादा है वह प्रदर्शित करता है। ये आप याद रखना, ये प्रश्न में आ सकता है। ठीक है, तो चलिए ये समझ आ गया होगा आपको। अब अगला पॉइंट देखते हैं। सामान्य स्थायित्व वाली अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या मैग्नीज तक S तथा D कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि सामान्य स्थायित्व वाली, जो सामान्य स्थायित्व वाली अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या, सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या हो वह मैग्नीज तक, हम मैग्नीज में आते हैं तब S तथा D कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर है। मतलब ये जब स्कैंडियम से मैग्नीज की तरफ आते हैं ना, स्कैंडियम से मैग्नीज की तरफ आते हैं, तो जो उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या है वह क्या होती है? उनके S और D कक्षक में, S और D कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके योग के बराबर होती है ना। जितने इलेक्ट्रॉन S में होंगे और जितने इलेक्ट्रॉन उनके D कक्षक में होंगे उनका हम योग करेंगे तो हमें किस उनकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या का प्राप्त होगा। ठीक है, ये ऑक्सीकरण अवस्था की संख्या प्राप्त होगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं? अच्छे समझ आ गया। चलो फिर आगे बढ़े। परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो कि संक्रमण तत्वों की एक विशेषता है, का कारण है अपूर्ण D कक्षकों में
इलेक्ट्रॉनों का इस प्रकार से प्रवेश करना जिससे इन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं में एक का अंतर बना रहे। ये क्या कह रहा है, जब परिवर्तनीय है ना, वेरिएबल, मतलब ऑक्सीकरण अवस्था बदल सकती है, तो उसकी चर्चा हो रही है कि परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था जो कि संक्रमण तत्वों का एक लक्षण है ना। संक्रमण तत्व कौन से, डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं वर्ग 12 को हटा के, है ना, उन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। वर्ग 12 क्यों हटाया, वर्ग 12 में जेड एन सी डी एच जी ए जी, है ना, ये पढ़े थे ना वर्ग 12 में। इनको हटा के जो तत्व होते हैं उन्हें हम संक्रमण तत्व बोलते हैं। और वर्ग 12 के जो तत्व हैं इन्हें हमने क्यों हटाया, क्योंकि इनका जो डी कक्षक है वह पूर्ण होता है ना। इस पे हमने चर्चा भी की थी कि इनके डी कक्षक में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी मूल अवस्था और ऑक्सीकरण अवस्था दोनों, इसलिए हम उन्हें संक्रमण तत्व नहीं बोलते, है ना। तो संक्रमण तत्वों की एक विशेषता है, उसका कारण है क्या, अपूर्ण डी कक्षक, है ना। जो डी कक्षक है उनके वो अपूर्ण होते हैं ना। अपूर्ण डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का इस प्रकार से प्रवेश करना, जो उनके डी कक्षक है उनमें इलेक्ट्रॉनों का इस प्रकार से प्रवेश करना जिससे इन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं में एक एक का अंतर बना रहता है। जैसे कि आप देखोगे कि जैसे मैग्नीज की ही बात करते हैं, है ना। ये देखो ये मैग्नीज है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +2 से +7, है ना। कहाँ से, +2 से +7। और ये कैसे है, +2 भी है, फिर बीच में +3 भी है, फिर +4 भी है ना। तो इनमें कितना, सिर्फ एक एक का अंतर, +2 +3 +4 +5 +6 और +7, तो इनमें सिर्फ एक एक का अंतर है। तो इनकी टी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से प्रवेश करते हैं कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्था है उसमें सिर्फ एक एक का अंतर होता है। ये आ रहा है आपको समझ में। चलो फिर अगला पॉइंट देखो। इसका उदाहरण V2 V3 V4 V5 है। देखो अभी हमने मैग्नीज देखा, Mn देखा, अब इसका उदाहरण एक और है, इसका वेनेडियम। V क्या होता है, वेनेडियम, है ना, 3D श्रेणी का एक तत्व है। तो V2 V3 V4 V5, ऐसे ही V की भी काफी ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं, उन्हीं को यहाँ दर्शाया गया है। जैसे V2 यहाँ जहाँ पे उसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 हो, V3 जहाँ पे उसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 हो, ऐसे V4 और V5 जहाँ पे उसकी ऑक्सीकरण अवस्था +5 हो। उल्लेखनीय है कि असंक्रमण तत्वों, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में सामान्यतः 2 का अंतर पाया जाता है। जब हम संक्रमण तत्वों की बात करते हैं तो यहाँ पर जो उनके ऑक्सीकरण अवस्थाओं में अंतर होता है वह एक एक का होता है ना, एक एक का होता है। अभी हमने देखा मैंगनीज का देखा +2 से +7, ऐसी बी का वेनेडियम का देखा +2 से +5। लेकिन जब हम असंक्रमण तत्व, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में चर्चा करते हैं तब हमें पता चलता है कि इनके जो विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में कितना, 2 का अंतर होता है। या अगर कोई +2 है, जैसे कि जो असंक्रमण तत्व मतलब पी ब्लॉक वगैरह, जो डी ब्लॉक के नाम है ना, जैसे पी ब्लॉक का कोई तत्व है तो उनकी ऑक्सीकरण अवस्था कुछ इस प्रकार से अंतर देती है कि उनके बीच में दो दो का अंतर पाया जाता है। जैसे अगर एक +2 होगा तो फिर +4 होगा, +6 आएगा, है ना। इनके बीच में एक एक का अंतर नहीं होगा, दो दो का होगा। ये सामान्यता बात करनी है, उसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलो। डी ब्लॉक तत्वों के वर्ग वर्ग 12 से 10 की ऑक्सीकरण अवस्थाओं की परिवर्तनशीलता में एक रोचक तथ्य देखने को मिलता है। क्या बोल रहे हैं कि डी ब्लॉक है ना, डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है, वर्ग 4 से वर्ग 10 तक। ये हमने अपने पहले भाग में ही पढ़ा था कि डी ब्लॉक कहाँ से, वर्ग 4 से वर्ग 10 तक। उनकी जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं उनकी परिवर्तनशीलता में एक रोचक तथ्य देखने को मिलता है। कौन सा देखने को मिलता है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है पी ब्लॉक में आक्रिय अगुल प्रभाव के कारण, जिसे हम इनर्ट पेयर इफेक्ट भी कहते हैं, है ना, आक्रिय युगल प्रभाव के कारण भारी सदस्यों द्वारा निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं बनना अनुकूल होती है। जब हम बी ब्लॉक देखते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट या फिर अक्रिय युगल प्रभाव के कारण उनके जो भारी सदस्य होते हैं, भारी सदस्य मतलब वह तत्व जो बी ब्लॉक में हो और उनका परमाणु क्रमांक जो हो वो काफी ज्यादा हो, है ना। तो भारी सदस्यों द्वारा निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं बनना अनुकूल होती है। तो जो भारी सदस्य होते हैं
जिनका परमाणु क्रमांक ज्यादा है वह ज्यादातर निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं में पाए जाते हैं। निम्न कैसे कि उनकी ऑक्सीकरण अवस्था कम है ना। लेकिन जब हम डी ब्लॉक की चर्चा करते हैं, जबकि डी ब्लॉक में इसका विपरीत सही है। डी ब्लॉक में इसका विपरीत होता है कि जो भारी सदस्य हैं वो ज्यादा बनाएंगे। इसी प्रकार से मतलब पी ब्लॉक में जो भारी होते हैं वो निम्न मतलब कम ऑक्सीकरण अवस्था बनना अनुकूल होता है। जब हम डी ब्लॉक की बात करते हैं उसमें इसका विपरीत होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट। उदाहरणार्थ वर्ग क्षार 6 में एमओ मॉलिबेडनम 6 तथा डब्ल्यू, डब्ल्यू किसका था, एमओ। देखो एमओ क्या है, मॉलिबेडनम किस श्रेणी में आता है याद करो, चौथी श्रेणी में आता था है ना। अभी जो हम पढ़ रहे थे वो सारी 3D श्रेणी थी, ये कहाँ पे 4D श्रेणी का है ना, याद करो। हाँ, और ये W6 क्या है, डब्ल्यू क्या है, ये क्या है, टंगस्टन। ये कौन सी श्रेणी में आता है, टंगस्टन को हम डब्ल्यू बोलते थे, याद करो मैंने बताया था। इस सबके जो नाम होते हैं वह उसके नाम से ही शुरू होते हैं, जैसे मॉलिबेडनम का एमओ हो गया। लेकिन जब हम टंगस्टन की बात कर रहे थे उसका सिंबल क्या था, उसका चिन्ह डब्ल्यू था, है ना। तो एमओ का 4D श्रेणी का और डब्ल्यू टंगस्टन का 5D श्रेणी का, है ना। तो MO6 तथा W6 का स्थायित्व CR6 से अधिक है, CR6 से अधिक है। क्यों, जैसे कि आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे तो CR6 मतलब 3D श्रेणी का है, सीआर है ना, क्रोमियम 3D श्रेणी का कहाँ पे आता है, चौथे नंबर है ना। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी चौथे पे आता है। तो चौथा मतलब 3D 4, मतलब इस ये देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना 3D 4, 4s2 होना चाहिए था। लेकिन ये क्या है अपवाद है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है 3D5 4s। लेकिन हम CR6 की बात कर रहे हैं तो मतलब इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो क्या होगा, एक एस कक्षक से जाएगा और बचे 5 D कक्षक से जाएंगे। तो हम इनकी बात कर रहे हैं कि अम्लीय माध्यम में, अम्लीय मतलब एसिडिक मीडियम है ना, अम्लीय माध्यम में जो CR6 है वो डाइक्रोमेट के रूप में प्रबल ऑक्सीकारक, जबकि MOO3 एवं WO3 नहीं। जो CR6 है वह अम्लीय माध्यम, CR6 किसके रूप में होता है, डाइक्रोमेट है ना, डाइक्रोमेट के रूप में यह प्रबल ऑक्सीकारक होता है। जबकि हम एमओ मॉलिबेडनम और डब्ल्यू टंगस्टन इनकी बात करें, ये अपने +6 की ऑक्सीकरण अवस्था में जब वो MOO3 एवं WO3 के रूप में होते हैं तो ये एक प्रबल ऑक्सीकारक नहीं होते। तो ये हमें याद रखना है, काफी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी हमें इसे, ये आपके प्रश्न मतलब आपके ये प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं तब पाई जाती हैं जब एक संकुल यौगिक, निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं तब पाई जाती हैं जब एक संकुल यौगिक में ऐसे लिगैंड हो जिनमें आबंधन के अतिरिक्त ग्राही गुण भी पाए जाते हैं। तो निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं कब पाई जाती है, जब एक संकुल यौगिक, संकुल यौगिक मतलब जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ाते हैं, है ना। ये अगला पार्ट है, अभी आप इतना समझिए कि निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो डी ब्लॉक के तत्व है वह कहाँ दिखाते हैं, जब वह संकुल यौगिक में ऐसे लिगैंड हो जिनमें आबंधन के अतिरिक्त ग्राही गुण भी पाए जाते हैं, है ना। जिनमें आबंधन के अतिरिक्त ग्राही गुण भी पाए जाते हैं, वहां पर डी ब्लॉक के तत्व है वह निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। उदाहरणार्थ NiCO4, निकल है ना Na, और Fe क्या है आयरन। तो NiCO4 और FeCO5 में निकेल और आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य है। यहाँ पर निकेल और आयरन इन दोनों की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, शून्य है ना। क्योंकि CO और देखो ये मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा तो अभी आपको समझ नहीं आएगा, तो हम जब इस पे अगला पार्ट है वो देखेंगे। यहाँ आप ये याद रखो Na जो है इसकी ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीकरण अवस्था शून्य है, और Fe इसकी भी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य है ना। तो यहाँ पे क्या निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखा रहे हैं, और ये क्या है डी ब्लॉक के तत्व है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। सब आगे बढ़, उदाहरण नंबर 4.3। तो जैसे हम समझे, ऐसे संक्रमण तत्व का नाम बताइए
जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती। तो ये क्या बोल रहे हैं कि हमें ऐसे तत्व का नाम बताओ जिसमें परिवर्तन ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती, मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं देता। तो ये कौन से हैं? अगर आपको सारणी याद है जो हमने पढ़ी थी, तो उसमें जो स्कैंडियम था और जिंक था, इन ये दोनों ही, स्कैंडियम और जिंक दोनों ही सिर्फ एक एक ऑक्सीकरण अवस्था बता रहे हैं। स्कैंडियम दे रहा था +3 और जेड जिंक दे रहा था +2, है ना। तो ये यही पूछ रहे हैं कि ऐसे कौन से तत्व हैं, संक्रमण तत्व, जो अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं ना दे रहे हैं, सिर्फ एक ही दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे नाम किसका लेंगे? स्कैंडियम का। क्यों यहाँ हम जिंक क्यों नहीं लेंगे? इसके उत्तर में भी देखिए, स्कैंडियम 21 परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं दर्शाता। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने जिंक का नाम क्यों नहीं लिया, जबकि ये भी एक ही ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। हमने जिंक का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि यह संक्रमण तत्व नहीं, और हमसे प्रश्न में सिर्फ संक्रमण तत्व के बारे में पूछा था। संक्रमण तत्व क्यों नहीं है? क्योंकि ये वर्ग 12 में आता है और इसकी डी कक्षक पूर्ण, इसके डी कक्षक में पूरे 10 के 10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह संक्रमण तत्व नहीं है। इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? स्कैंडियम हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, ऑक्सीकरण अवस्था देता है, तो क्या है? +3। ठीक है, समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे बढ़ो। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने ऑक्सीकरण अवस्था देखी। ये टॉपिक जो है ये हमारा खत्म हो चुका है। ये आपकी पुस्तक में 4.3.4 में था, तो इसे आप अच्छे से देख जरूर लेना। उसके बाद हमने उदाहरण नंबर 4.3 देखा। ठीक है, बाकी अगले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? आगे हम पढ़ेंगे M2+ से M में, है ना। जब M2+, M क्या है यहाँ पे? किसी तत्व की बात है। जब M2+ में M जाते हैं, तब मानक इलेक्ट्रॉन विभवों में जो प्रवृत्तियां होती है, हम उन पे चर्चा करेंगे, है ना। यह आपकी पुस्तक में 4.3.5, तो आप इस पर एक बार दृष्टि जरूर डाल दें। बाकी धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं हम अगले पार्ट, अगले भाग में।